नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने की रामनगर में होने वाली G20 बैठक की समीक्षा। सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर समय पर पूरे करने के दिए निर्देश। कहा विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बनाने का अच्छा अवसर। देहरादून के पटेल और नेहरू नगर के होटलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की छापेमारी। लीला होटल में मिली अवैध गतिविधियां, संचालकों को किया गिरफ्तार, होटल सीज। 6 साल से फरार गैंगरेप और हत्या के आरोपी को नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। 25,000 का था इनाम घोषित। 9 में से 7 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। हैलंग उर्गम मोटर मार्ग पर घटिया निर्माण के चलते सुधारीकरण के कार्य को कराया बंद। बेहद घटिया सामग्री, खराब सीमेंट, मिट्टी की जगह रेत के इस्तेमाल का लगाया आरोप। और उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज के बीच मैदानों में अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि की बड़ी दुश्वारी। देहरादून में लगातार बारिश से तापमान में गोता बढ़ी ठिठुरन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक की आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने माह के अंत में रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई भी कमी न रहे, ये भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 की राज्य में आयोजित होने वाली बैठकों से विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बनने का अच्छा अवसर है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस आयोजन की व्यवस्थाओं की समय में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त कुमाऊं और जिला अधिकारी उधम सिंह नगर और नैनीताल भी बैठक में जुड़े रहे। प्रदेश में 1 अप्रैल से 12% तक महंगी हो सकती है बिजली। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने कई नई दरों पर लगाई मुहर। आयोग 23 मार्च को बढ़ी हुई दरें जारी कर देगा। 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के 27,50,872 उपभोक्ताओं को प्रभावित होना पड़ेगा। UPCL ने 16.96%, UJVNL ने 2.43%, पिटकुल ने 9.27% की बढ़ोतरी का नियामक आयोग के समक्ष रखा था प्रस्ताव। जन सुनवाई के बाद विद्युत नियामक आयोग 23 मार्च को जारी करेगा नई दरें। मसूरी कोतवाली पुलिस ने 6 सालों से फरार गैंगरेप और हत्या के आरोपी को बिहार के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी ने गैंगरेप करके महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके मुंह पर तेजाब भी डाला था। SP सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 7 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 आरोपी फरार थे, जिनमें से एक आरोपी को अब गिरफ्तार किया गया है। वाली मसूरी पुलिस द्वारा एक इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है, जिसमें लगभग 6 साल से जो हमारा वांछित इनामी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटनाक्रम ये है कि 2017 में जो है कोतवाली मसूरी में एक गैंगरेप और 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कारित की गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्तों के खिलाफ जो है चार्जशीट गई थी, जिसमें कि 7 की अरेस्टिंग अलग अलग टाइम पे हुई थी। इसमें से 2 अभियुक्त अभी भी वांछित चल रहे थे। उन्हीं में से एक बिट्टू साहनी को जो है कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसको कि बिहार और नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया गया है।
डोईवाला के दूधली ग्राम सभा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में बालिकाओं के लिए 2 दिवसीय आत्मरक्षा और जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए कई तरह के गुर सिखाए गए ताकि बालिकाएं स्वयं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना सके। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि आज के समय में आत्म सुरक्षा बेहद ही जरूरी है। बाल विकास विभाग द्वारा ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस स्कूल में राजकीय इंटर कॉलेज दूधली के बच्चों को आत्म सुरक्षा के लिए उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसके जो मार्शल आर्ट के जो ट्रेनीज हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, राजीव जी, उनके द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बच्चों को ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें आत्म सुरक्षा करनी चाहिए। बच्चों को सभी समझा रहे हैं कि क्या कहते हैं, आपको कैसे समाज से डील करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। उसमें आपको मनोविज्ञान समझना है, सामने समाज का, कि समाज का मनोविज्ञान क्या है लड़कियों के लिए, ठीक है। और उस मनोविज्ञान को समझते हुए आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में हमारे यहाँ बोला जाता है सेल्फ डिफेंस में कि जो सबसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस है हाउ टू अवॉइड फाइट। नौबत ही नहीं है कि आपको आत्म सुरक्षा करनी पड़े, आप पहले से ही प्रिकॉशंस ले लीजिए। हमें काफ़ी ज़्यादा कराटे मूव्स भी सिखाए गए हैं जिसकी थ्रू हम अपनी बचाव कर सकते हैं। और हमें बताया गया है कि अगर आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो आपको जो भी ज्ञान हो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपके पास थोड़ा ज्ञान भी हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पंचम केदार, कल्पेश्वर महादेव और पंचबद्री में विराजमान ध्यान बद्री समेत उर्गम घाटी के 20 गांवों की लाइफ लाइन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर 1.5 करोड़ की लागत से मार्ग सुधारीकरण का काम चल रहा है, जिसमें बेहद ही घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि रेत की जगह मिट्टी का उपयोग हो रहा है और घटिया सीमेंट जो खराब हो चुका है उसका पुस्ता डालने में प्रयोग किया जा रहा है। दीवार ऐसी बन गई है कि बिन बरसात ही बाहर आ गई। सरकार धन का पीएमजी पर जमकर दुरुपयोग कर रहा है। सड़क पर घटिया निर्माण कार्य पर नाराज उर्गम घाटी के युवाओं ने काम बंद करवा दिया है और साथ ही साथ चेतावनी दे दी है कि यदि कार्य में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। घटिया कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि प्लम में पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को, बोल्डर्स को वहाँ भरा जा रहा है। तो ये बहुत गलत कार्य है और पीएम जैसे विभाग की हम घोर निंदा करते हैं और हम लगातार शासन प्रशासन से निवेदन भी कर चुके हैं कि उक्त सड़क का प्रॉपर आप निरीक्षण कीजिए, इस सड़क का कार्य सही हो। और ऐसे ही कार्य होता रहा तो अब निश्चित तौर पर उर्गम के युवाओं ने ठान लिया है कि अब हम इस पर एक उग्र आंदोलन करने वाले हैं। अगर ऐसे ही कार्य रहा तो इस विभाग की हम शवयात्रा निकालेंगे। एसएसपी पंकज भट्ट ने नैनीताल पुलिस के प्रभारी अधिकारियों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक लेते हुए वांछित और इनामी अपराधियों की कुशल रणनीति बनाकर टीमें गठित कर गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसे और बीट पुलिसिंग पर जोर दे। इसके अलावा उन्होंने अन्य पहलू पर भी चर्चा की, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवारा घूमने वाले गोवंश हेतु प्रचलित अभियान ऑपरेशन कामधेनु पर भी जोर दे। नाबालिगों के वाहन दौड़ने पर चालानी कार्रवाई के साथ एमसीटी और आई रेड ऐप के ज्यादा से ज्यादा डेटा फीडिंग करने के लिए कहा गया। दिव्यांगजनों और असहाय पीड़ितों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हर संभव मदद देकर न्यायोचित कार्रवाई करने की भी बात कही गई। मीटिंग में कई मुद्दों पर समीक्षा की गई है और खासकर क्योंकि आने वाले समय में 28-29 को G20 की मीटिंग को लेकर के भी इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो पुराने पेंडिंग केस हैं जो खासकर 1 वर्ष से ऊपर, उनकी संख्या भी 70 से ऊपर हो चुकी है, उनको फोकस किया जा रहा है उनका सीधे निस्तारण करने के लिए। इसके अलावा जो थानों में माल पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको अभियान चला करके समाप्त करने की काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध माता सती के नाभि स्थल पूर्णागिरि धाम में लगने वाले वार्षिक मेले का शुभारंभ 9 मार्च से हो चुका है। मेले में उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता पूर्णागिरि के दर्शन करने पहुंचने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस मेले को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन जहां मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है, तो वहीं मेले में पहुंच रहे तीर्थयात्री भी प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
मेला बहुत मस्त है एकदम, माता जी के दर्शन बहुत बढ़िया जगह, बस भीड़ ज़्यादा है। और सुविधाएं सही हैं आप? व्यवस्था फुल है, बढ़िया है, सब इंजॉय है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके, काफ़ी अच्छा फील महसूस हो रहा है और यही सब लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ एक बार आएँ और माँ का आशीर्वाद लेके जाएं। माँ पूर्णागिरी का जो मेला है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, जो 3 महीने तक चलता है, इसमें बाहर से देश के कई प्रांतों से श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं को जो है किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो तो सारी तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है, जिसमें इनको जो है पानी की कोई दिक्कत ना हो, शौचालय वगैरह इसकी कोई दिक्कत ना हो। शारदा घाट में भी अलग से एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त है और वहाँ हमारे जो गोताखोर है, जल पुलिस है, उनको भी तैनात कर रखा है। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति का वो चेहरा है जो राजनीति से दूर नहीं रह सकता, लेकिन पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने का काम किया था कि सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने का काम करेंगे। वहीं अब हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि वो राजनीति से दूर नहीं जा रहे, बल्कि पीछे होकर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं राजनीति से भाग जाऊंगा। मैं ताली बजाना भी तो राजनीति है, बकअप कहना भी तो राजनीति है, उत्साहित करना भी तो राजनीति है। तो कोई आवश्यक थोड़ी है कि मैं फ्रंट पे लगा करके धक्का मुक्की करूंगा या राजनीति करूंगा या भाषण दूंगा। पीछे से उत्साहित करने का काम भी करूंगा। कोई उत्साहित करने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए, और मैं मेरे अनुभव के साथ जो उत्साहित करेगा वो ज़्यादा काम आएगा। उत्तराखंड के लाल कुआं में कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर 1 घंटे का मौन उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों का कहना था कि आज ही के दिन 18 मार्च को कांग्रेस की हरीश रावत सरकार को गिराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा था, इसलिए इस दिन को लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप में उन्होंने मनाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के लिए बहुत मूल विषय है ये कि आज 18 मार्च 2016 आज ही के दिन उत्तराखंड के अंदर में एक अच्छी खासी जनप्रिय सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश वर्गीय के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में करके उनकी खरीद फरोख्त करके बजट सत्र के बीच में लोकप्रिय जनप्रिय उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हरीश रावत कांग्रेस नीति सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इसी के विरोध स्वरूप आज हम यहाँ पर इस दिवस को 18 मार्च को काला दिवस के रूप में मनाने हेतु हम संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मौन उपवास में बैठे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मैनुअल कमेटी के गठन के साथ साथ इस ऑनलाइन भी कर रही है। उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सरल ऐप के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ एक ऐप के जरिए कनेक्ट कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से आज के दौर में तकनीकी का हमारे जीवन और समाज में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लिहाजा संगठन भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मैनुअल के साथ साथ इसका डिजिटलाइजेशन भी कर रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के हर एक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारियों के आधार पर इस ऐप के रजिस्टर्ड किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं को ऐप के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है।
के लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं। जैसे 23 मार्च को जो जिले के प्रभारी मंत्री वो विकास पुस्तिकाओं का विमोचन करेंगे और प्रत्येक विधानसभा में भी समाज कल्याण विभाग के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियों में कैंप लगाए जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जैसे किसान सम्मान निधि है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन और बहुत सारे जो काम रहते हैं उनके समाधान के लिए भी जो ये कैंप लगा। टकनपुर रोड स्थित उमाऊ में एक्सआर पेट्रोल पंप पर सुबह समय पेट्रोल पंप के कर्मचारी की लापरवाही के चलते ट्रैक्टर धू-धू कर जल उठा, जिससे ट्रैक्टर स्वामी का लाखों का नुकसान हो गया। साथ ही साथ ट्रैक्टर में आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। वहीं पेट्रोल पंप के स्वामी और कर्मचारियों ने ट्रैक्टर स्वामी के साथ ट्रैक्टर में खुद आग लगाने का आरोप लगाते हुए बुरी तरह से गाली गलौज करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं स्थानीय लोग और राहगीरों ने बमुश्किल दोनों पक्षों को शांत करवाया और ट्रैक्टर में लगी आग बुझाने में मदद की। तब तक ट्रैक्टर पूरी तरह से जल चुका था। देखो भाई साहब, ट्रैक्टर में डीजल डलाने आए थे। कहाँ पर भैया? इसी पेट्रोल पंप पे जी। इनके कर्मचारियों ने उसमें डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया। जी भैया, उसके बाद क्या हुआ? इसमें इनने कहा हम निकालेंगे, हमारा पेट्रोल पड़ गया जी। हमने आप निकाल लिया, हमारा डीजल डाल दीजिए जी। उतने में इसमें स्पार्किंग हुई, पेट्रोल से आग लग गई। ठीक, पूरा ट्रैक्टर जल गया। आप देखिए जी। ट्रैक्टर स्वामी के द्वारा पुलिस में तहरीर दी जाने की बात की जा रही थी। यदि वे चाहें तो उसमें अपनी तहरीर देकर के आगे कार्रवाई उसमें करवा सकते हैं। इसका संबंध में ट्रैक्टर स्वामी को भी अवगत करा दिया गया था। सर, इससे पहले भी कोई घटनाएं घट चुकी हैं क्या? समय समय पर क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की चेकिंग की जाती है। अगर किसी भी पंप की कोई शिकायत आती है तो उस पर निर्धारित कार्रवाई की जाती है। पूर्व में एसआर पेट्रोल पंप में मिलावट के संदर्भ में शिकायत आई थी। उसमें हमारे द्वारा तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में सैंपलिंग की गई थी। सैंपलिंग लैब को भेजी गई, किंतु वह सैंपलिंग नेगेटिव प्राप्त हुई और उसके बाद भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए देहरादून के पटेल नगर और नेहरू कॉलोनी स्थित क्षेत्र के होटलों में अनैतिक देह व्यापार होने की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने नेहरू कॉलोनी पुलिस के साथ छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित लीला होटल में छापेमारी कर होटल संचालक को गिरफ्तार किया और साथ ही एक पीड़ित महिला को रेस्क्यू किया। चेकिंग के दौरान 2 होटल अवैध गतिविधियां अनियमितता मिलने पर सीज किया गया। पुलिस द्वारा जो है लगातार जो शिकायतें मिल रही थी इमोरल ट्रैफिकिंग को लेकर के उसमें जो है कार्रवाई की गई है। इसी शिकायत के आधार पर जो है थाना नेहरू कॉलोनी में एक होटल में इस तरीके की गतिविधियों के संबंध में जब जानकारी मिली तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो टीम और थाना नेहरू कॉलोनी द्वारा जो है उसमें कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को, जो कि उस होटल का संचालक था, जिस पर जो है 3/4/7 जो है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर उसकी गिरफ्तारी। जोशीमठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज द्वारा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थित नवदुर्गा मंदिर प्रांगण में पिछले 100 दिनों से चंडी पाठ अनुष्ठान चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य जोशीमठ की आपदा समेत अनेक कष्टों से बचाना था। बता दें कि लगातार 100 दिनों से ये महायज्ञ बड़े बड़े पंडित विद्वानों के द्वारा किया जा रहा था और अंतिम दिन के शुभ अवसर पर विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया और साथ ही साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज के बीच मैदानों में अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि दुश्वार बढ़ रही है। वहीं पे पहाड़ों में हल्की वर्षा और बर्फबारी से ठिठुरन लौट आई है। ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शनिवार तड़के से ही देहरादून सहित राज्य के कई अधिकतर इलाकों में बारिश जारी है। शुक्रवार दोपहर से देहरादून में बादलों ने डेरा डाला हुआ है और शाम को अंधड़ चलने लगी है। देर शाम हल्की बूंदाबांदी हुई और रात भर झमाझम वर्षा दर्ज की गई। शनिवार की सुबह भी बारिश जारी रही। दून के बाहरी क्षेत्रों और मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। दून के अंदर रात को हुई झमाझम बारिश और तापमान में गोता लगाया और ठिठुरन महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार दूसरे दिन भी दून में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के भीतर 10 मिमी वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में देवीधुरा, जखोली, नैनीताल, धनौल्टी, करतारा और भीतमाल, मुक्तेश्वर आदि स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा हुई है। अन्य स्थानों पर भी हल्की बौछार हुई है।
उत्तरकाशी जनपद में मौसम ने बदलाव किया है। जनपद में एक सप्ताह से लगातार ओलावृष्टि और बारिश का दौर जारी है। ओलावृष्टि होने से काश्तकारों की नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते काश्तकार पर बेमौसम की मार पड़ गई है। भाजपा जिला प्रशासन, किसान मोर्चा अध्यक्ष और संगठन ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और काश्तकारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। देखने को मिला मुझे जनपद उत्तरकाशी के मतलब प्रत्येक विकास खंड में की ओलावृष्टि जो हुई है उससे हमारे जो लघु कृषक हैं उनको उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैं भी चाहता हूं, मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष होने के नाते सरकार भी चाहते हैं कि हमारे जो लघु कृषक हैं उनको कहीं अहित ना हो। इसके लिए मैं आज जो हूँ अपने उसमें एक ज्ञापन दे रहा हूँ डीएम साहब के माध्यम से, और जो भी इनका मुआवजा हो, जो हमारे फसलों का गरीब किसानों का जो नुकसान हुआ है उनको जो है उचित मुआवजा जो सरकार एक कमेटी का गठन करके और इसके देख करे और उसके बाद जो उचित मुआवजा जो उन किसानों को मिलना चाहिए जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।